Very good morning, students. Today we are here with another topic from chapter first, the rise of nationalism in Europe. स्टूडेंट प्रीवियस टॉपिक जितने भी थे वो हम क्लियर कर चुके हैं। जो नेशनलिज्म की जो अराइज होना है यूरोप में वो हम स्टडी कर चुके हैं कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उससे नेशन स्टेट कैसे बिल्डअप हुए धीरे धीरे। जो आज प्रेजेंट में हमारे सामने बड़े बड़े देश हैं यूरोप में वो हम स्टडी कर चुके हैं। प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा वो था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया। उससे पहले हमारा जो टॉपिक था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जिनके बारे में हमने स्टडी किया कि कैसे इटली और जर्मनी छोटी छोटी टेरिटरीज़ में डिवाइड थे और कैसे ये मर्ज हुई टेरिटरीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट मुनार के अंडर आती थी, कैसे ये मर्ज हुई और कैसे इटली और जर्मनी बहुत बड़े बड़े नेशन स्टेट बिल्डअप हुए। आज का हमारा टॉपिक है इन्हीं से रिलेट करता है। थर्ड जो मेन कंट्री है यूरोप का, ब्रिटेन, जिसका यूनिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होना है वो स्ट्रेंज क्यों है। तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हम स्टडी करते हैं, तो चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। जो मेन टॉपिक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो इंग्लैंड है वो एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि एक द्वीपीय देश जिसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें 5 डिफरेंट टेरिटरीज़ या एथनिक ग्रुप्स जो है वो रहते थे पहले। अगर हम देखा जाए जो ब्रिटेन है हमारे सामने आज, उसमें कुछ 5 डिफरेंट इस तरीके से कुछ ग्रुप रहते थे, छोटे छोटे जो एथनिक ग्रुप जिनको बोलते हैं। एथनिक ग्रुप क्या होते हैं, देखो आपकी बुक में भी इसका टॉपिक दिया हुआ है। जैसे ऊपर अगर हम देखें उसका पार्ट था, इसमें स्कॉटलैंड या स्कॉटिश रहते थे। याद रखना, हम जो स्टडी करेंगे मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। पहले ये स्कॉटिश रहते थे सबसे ऊपर, जो अपर पार्ट होता था इसका। और जो ये वाला पार्ट होता था ब्रिटेन का, इसमें जो इंग्लिश लोग रहते थे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो रहते थे। और ये 2 आइलैंड पार्ट थे इसके, जो प्रेजेंट में एक आज आयरलैंड कंट्री की फॉर्म में है और दूसरा जो नदर्न आयरलैंड पार्ट है वहाँ पर आयरिश लोग रहते थे। याद रखना, वहाँ पर आयरिश लोग रहते थे। और इस पूरे पार्ट को हम ब्रिटिश आइलैंड कहते थे। पूरे पार्ट को हम क्या कहते थे, ब्रिटिश आइलैंड, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश लोग रहते थे, जिसमें डिफरेंट एथनिक ग्रुप होते थे। एथनिक ग्रुप मैं आपको बता चुकी हूँ, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। एथनिक ग्रुप होता है रिलेट टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाई विद और क्लेम्स। देखो, एक ग्रुप होता है, एक कम्युनिटी होती है जिसके अपने अब डिफरेंट कल्चर होता है, उसका एक अलग आइडेंटिटी होती है। इस तरीके से ये लोग रहते थे। कैसे ये लोग मर्ज हुए, कैसे ये यूनिफाई हुए और कैसे ये इनके ऊपर जो ब्रिटिश डोमिनेंस है उसका इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये सारे एरिया जो है मर्ज होकर आज इंग्लैंड जो देश है, ब्रिटेन या जो ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्म में हमारे सामने जो देश है वो बना। तो देखो, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है कि जैसे हमने देखा कि जर्मनी और इटली के केस में अगर हम देखते हैं तो क्या हमने देखा कि वहाँ पर या तो रेवोल्यूशनरी का इफ़ेक्ट रहा या इसके अलावा जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिज़म जो आइडियोलॉजी है उसका इफ़ेक्ट रहा। लेकिन ब्रिटेन के केस में अगर देखें तो ये इस तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं था, बल्कि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है वो बहुत ही अलग तरीके से हुआ। देखो, इसमें हम स्टडी कर लेते हैं इसको। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने साथ रखेंगे क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं उसमें से। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन, मतलब कुछ स्कॉलर्स जो है उनके वो आर्ग्यू करते हैं इसके ऊपर कि जो नेशन स्टेट है आज जो बना है, ब्रिटेन जो बना है वो एक अलग तरह का केस है। कैसे अलग तरह का है, देखिए, इन ब्रिटिश द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट, यानी कि जो ब्रिटिश की जो फॉर्मेशन हुई है नेशन स्टेट के रूप में, ये जो पॉइंट है ये तो आप बिल्कुल याद रखेंगे और क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही आप इस पॉइंट से करेंगे। वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहिल और रेवोल्यूशन, यानी कि जो ब्रिटेन का जो बनना है वो एकदम से नहीं बना कि एकदम से सडनली उसका यूनिफिकेशन हुआ या कोई बहुत बड़ा वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, ऐसा नहीं है। आगे देखिए इसमें क्या है कि तो अगर ये एकदम से नहीं बना या कोई रेवोल्यूशन नहीं है तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके पीछे इट वॉज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस, यानी कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा है, यानी कि जो ब्रिटेन का बनना है वो रिज़ल्ट एक बहुत लंबे प्रोसेस का रहा है। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रियोर टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन जो आज प्रेजेंट में है इस तरह का कोई नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज़
ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स मैंने आपको बता दिया है कि जो सारा एरिया है, जो आइलैंड पार्ट है एक तरह से, वो सारा ब्रिटिश आइल्स कहा जाता था, ब्रिटिश आइल्स कहा जाता था। इसमें कौन कौन आते थे? कुछ एथनिक ग्रुप्स इसमें आते थे। आइल्स वर एथनिक वंस। अब एथनिक ग्रुप्स में कौन कौन सी जो कम्युनिटी है वो आती थी, सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। यानी कि जो इंग्लिश, जो इंग्लैंड पार्ट था पहले उसका, उसमें जो इंग्लिश लोग थे वो आते थे। जो स्कॉटलैंड अपर पार्ट था उसको उसमें स्कॉटिश कहा जाता था, उनको वो आते थे। और जो आइलैंड पार्ट था उसका, जो एक आइलैंड मतलब जो द्वीपीय क्षेत्र था जिसको आइलैंड पार्ट कहा जाता था, जो आज प्रेजेंट में आयरलैंड भी है, उसका जो साउथ पार्ट है वो आयरलैंड है, उसमें रहने वाले लोगों को आयरिश कहा जाता था। और वेल्स जो मिडल पार्ट था इंग्लैंड का, उसमें वेल्स लोग, जो एक कम्युनिटी रहती थी वो वेल्स। तो ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप वहाँ पर रहते थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। जितने भी ये एथनिक ग्रुप थे इनका अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, अपना अलग कल्चर था। लेकिन जो इंग्लिश नेशन था स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। लेकिन जो इंग्लैंड पार्ट था इसका, यानी जहाँ पर इंग्लिश लोग रहते थे, वो अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी पावर को बहुत जल्दी ग्रो अप कर गया। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। हम 9th क्लास में भी इसको स्टडी कर चुके हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ये लोग जो थे काफ़ी प्रोस्पेरियस हो चुके, यानी काफ़ी रिच हो गए थे ये लोग। इससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति जिसके पास काफ़ी कुछ एक प्रभुत्व होता है, जिसका एक इफ़ेक्ट होता है, वो दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेंस जो है वो बना के रखता है। इससे क्या हुआ, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द जो अदर मतलब पार्ट थे, जैसे कि स्कॉटलैंड था, ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड्स। यानी इस आइलैंड के जो अदर पार्ट थे उन पर वो अपना जो प्रभुत्व है उसका इफ़ेक्ट कह सकते हैं हम, वो उसने रखा। अब इससे क्या हुआ, वहाँ पर इससे पहले क्या सिस्टम था, 1688 से पहले वहाँ पर एक मोनार्कियल सिस्टम होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो इंग्लैंड पार्ट वो डेवलप होता चला गया, तो उन्होंने जो मोनार्कियल सिस्टम से जो पावर थी वो खुद ले ली, और वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 16, यानी उन्होंने मोनार्की से एक तरह से पावर जो है वो छीन ली। 1688 से में एक कन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पर, जिससे जो पावर अब किसके पास आ गई, पावर जो है अब जो वहाँ की पार्लियामेंट है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है एक तरह से, यानी वहाँ का राजा या रानी जो भी है वो रहेगा, लेकिन पावर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मर्ज होगी, तो वो पावर वहाँ की पार्लियामेंट के पास ले ली गई। उसके बाद क्या हुआ, जब पावर उनके पास आ गई तो उससे एक कानून वहाँ पर बना जिसको द एक्ट ऑफ यूनियन, याद रखना स्टूडेंट, इसको कहा गया द एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में एक कानून बना, द एक्ट ऑफ यूनियन। किस किस के बीच में ये कानून बना, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है और जो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की पार्लियामेंट के बीच में एक कानून बनाया गया उसमें 1707 में, और इससे क्या हुआ, जो स्कॉटलैंड का पार्ट है वो इंग्लैंड में मर्ज हो गया और इसको कहा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। याद रखना स्टूडेंट, इसको क्या कहा गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इस तरीके से अपनी पावर को दिखाते हुए इंग्लैंड का जो डोमिनेंस है वो स्कॉटलैंड के ऊपर भी रहा, और जो स्कॉटिश थे वो एक तरह से डाउन हो गए, और स्कॉटलैंड को जो है इंग्लैंड में मिला लिया गया। दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, यानी कि वो अपनी इन्फ्लुएंस को स्कॉटलैंड के ऊपर इम्पोज करने में सक्सेसफुल हुआ। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंडफोर्स डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। द ग्रोथ ऑफ British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institution were systematically suppressed। देखिए इससे क्या हुआ, जो अब जैसे जैसे जो इंग्लैंड के मेंबर्स थे उनका जो एक डोमिनेटेड नेचर था वो जैसे जैसे बढ़ता गया, तो जो स्कॉटलैंड के डिस्टिंक्टिव कल्चर था, जो उसका अलग थलग वो कल्चर था वो अलग थलग हो गया, और क्योंकि उसको सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड किया गया, वहाँ के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे या वहाँ का जो कल्चर था उसको दबाया गया। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड, देखो स्टूडेंट, वहाँ पर एक कैथोलिक ग्रुप जो था वो रहता था स्कॉटलैंड में। एक देखो सारे ही ये क्रिश्चियनिटी के ग्रुप होते हैं, कैथोलिक हो गया या प्रोटेस्टेंट हो गया,
आप ध्यान रखना, जैसे कि जो जैन धर्म माना जाता है उसके भी कई ब्रांचेस होती हैं, जैसे श्वेतांबर है, दिगंबर है। इस तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है, जो ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी है, उसके भी दो ग्रुप होते थे। एक तो था जो रोमन कैथोलिक होते थे। रोमन कैथोलिक कौन होते थे? जो पुरानी उनके जो ट्रेडिशनल जो एक बहुत ही पुराना उनका एक जो ब्रांच होती थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। और दूसरा होता था प्रोटेस्टेंट। और जो प्रोटेस्टेंट थे वो इंग्लैंड में ज़्यादा रहते थे, ये याद रखना आप। उसके बाद देखो वहाँ पर जो कैथोलिक थे उनको रिप्रेस किया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक। उनके ऊपर मतलब दबाव डाला गया कि वो अपनी जो गैलिक लैंग्वेज है उसको छोड़ें, मतलब, और वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं उनको ना डालें। मतलब एक तरह से उनको फोर्सफुली जो है फोर्सफुली उनके ऊपर जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है उसको थोपा गया। अब इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कॉटिश जो है वो अपना जो स्कॉटिश एथनिक ग्रुप था वो अपना जो कल्चर है वो सारा कुछ उनका ख़त्म हो गया धीरे धीरे, और उनके ऊपर जो ब्रिटिश कल्चर का इफ़ेक्ट वो ज़्यादा होने लगा, और इस तरीके से ये पार्ट पूरी तरीके से इंग्लैंड में मर्ज हो गया। अब एक अदर पार्ट जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक आइलैंड पार्ट होता था जो जहाँ पर कि आयरिश रहते थे, उनकी अलग लैंग्वेज अलग कल्चर होता था। अब इसी तरीके से ये भी इसने भी एक प्रॉब्लम वहाँ पे फेस की, और धीरे धीरे उस पार्ट को भी इंग्लैंड में मिलाया गया। अब देखो आयरलैंड सफ़र्ड अ सिमिलर फेट। इट वाज कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। मैंने आपको अभी बता दिया है कि इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट रहते थे। प्रोटेस्टेंट्स जो होता था एक न्यूली ब्रांच है, जो क्रिश्चियनिटी की ही ब्रांच है, ये एक न्यूली ब्रांच मानी जाती है। कैथोलिक जो होते थे वो बहुत पुरानी एक ब्रांच मानी जाती थी। अब वहाँ पर क्या था, आयरलैंड में जो कैथोलिक थे वो ज़्यादा रहते थे। द इंग्लिश, अब वहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट रहते थे, क्योंकि ज़्यादा कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट कम थे, तो इंग्लिश जो इंग्लैंड था उस टाइम पे, जो इंग्लैंड पार्ट उसका माना जाता था जहाँ पर इंग्लिश लोगों का डोमिनेंस था, उन्होंने प्रोटेस्टेंट की वहाँ पर हेल्प की। जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स थे उनकी हेल्प की, मतलब उनकी हर तरीके से हेल्प की, जिससे कि क्या होगा, टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर आ लार्जली कैथोलिक कंट्री, जिससे कि वो अपने डोमिनेंस को, जो कैथोलिक कंट्री है, आयरलैंड एक कैथोलिक कंट्री है, उस पर अपना प्रभुत्व बना सके। क्योंकि जब उनको लगेगा कि सिमिलर लोग वहाँ पर रहते हैं, जैसे वहाँ भी प्रोटेस्टेंट रहते हैं, वहाँ भी तो इससे क्या होगा, उनको मर्ज करने में, उनको मिलाने में बहुत आसानी होगी। अब कैथोलिक लोगों ने उसका काफ़ी रिवोल्ट भी किया वहाँ पर, उनके अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस को सप्रेस करने के लिए एक रिवोल्ट भी किया, एक रेवोल्यूशन भी किया। लेकिन ये रेवोल्यूशन जो है, ये रेवोल्यूशन किन के अंडर हुआ, याद रखना, ये नेम 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। वोल्फ टॉन के अंडर, WOLFE, वोल्फ टॉन के अंडर ये रेवोल्यूशन हुआ था। ये कैथोलिक थे, याद रखना, ये कैथोलिक ग्रुप था जिन्होंने एक रेवोल्यूशन किया। एक यूनाइटेड आयरिश मैन थे ये, 1798 में इन्होंने मतलब एक रेवोल्यूशन किया था, लेकिन ये फेल हो गया था, और धीरे धीरे जो आयरलैंड पार्ट था उसको भी ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, ये भी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि आयरलैंड पार्ट को कब मर्ज किया गया था, तो आयरलैंड पार्ट को यूनाइटेड किंगडम में मर्ज कर लिया गया, और इस तरीके से इसको कहा गया यूनाइटेड किंगडम 1801 में। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको कहा गया यूनाइटेड किंगडम, और इससे पहले जब स्कॉटलैंड को इसमें मिलाया गया तो उस पार्ट को कहा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद A new British nation was formed through the propagation of a dominant English culture, और इसके ऊपर जो इंग्लिश कल्चर है उसका पूरी तरीके से उसको थोप दिया गया, और एक ब्रिटिश नेशन जो है वहाँ पर डेवलप हुआ। लेकिन अब ब्रिटिश नेशन डेवलप हो गया, लेकिन अब एक कॉमन आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। ये भी ध्यान रखना, जब बाद में इन सारे एरियाज़ को मिला लिया गया तो एक कॉमन आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। तो ये इस कॉमन आइडेंटिटी को लाने के लिए क्या किया गया, ब्रिटेन में एक नया जो फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग, जिसको यूनियन जैक कहा जाता है, जो आज हमें पता है किस फॉर्म में होता है, ब्रिटिश फ्लैग वहाँ का एक कॉमन फ्लैग हो गया, जिसको इन सभी टेरिटरीज़ में लगाया गया। उसके बाद वहाँ पर उनका एक नेशनल एंथम उनका कौन सा है, गॉड सेव ओवर नोबल किंग, जो उनका नेशनल एंथम है वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया गया, प्रमोट किया गया, ये तीनों चीज़ों को प्रमोट किया गया वहाँ पर। और धीरे धीरे ये जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी ये एरियाज़ थे, ये एक इसी यूनियन का, जो ब्रिटेन है आज हमारे सामने, जो इंग्लैंड है, इसी एरिया का पार्ट बनते गए, और इस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। तो ये एक बहुत स्ट्रेंज सा केस है, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक एथनिक ग्रुप अपना डोमिनेंस
जो अदर एथनिक ग्रुप हैं उनके ऊपर किस तरीके से उसने बनाया, क्या क्या मेथड उसने यूज़ किए, कानून बनाकर लगा सकते हैं हम या फोर्सफुली कर सकते हैं इस चीज़ को, या किसी तरीके से इनडायरेक्टली हेल्प करके हम किसी एक ग्रुप की देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। आई होप आपको ये तीनों यूनिफिकेशन समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। अपना रिटर्न वर्क जो है वो कंप्लीट कीजिए, साथ के साथ जो भी आपको PDF दी जाती है, ताकि आप जो नोट्स आपके प्रिपेयर होते जाएं और आपको लर्निंग में जो है आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो आपका इसके एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर होगा और बाद में फिर आपकी रिवीजन स्टार्ट होगी, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम हो, सितंबर एग्ज़ाम हो, उसमें आपको आपकी रिवीजन जो है वो प्रॉपर हो जाए। थैंक यू सो मच।